ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी वादे की। वो अलग अलग तरह के गाने हैं, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, या जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये अचानक गानों की बात, वादों की बात कहां से आ गई। देश में ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान किया जा रहा है और गुणगान किया जाना चाहिए, क्यों नहीं। जो तीनों सेनाओं ने, जल थल और वायु सेना ने जो कदम ताल दिखाई, जो समन्वय दिखाया, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। और जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए, जो सबक सिखाया, जो गिड़गिड़ाया बिलबिलाया पाकिस्तान, वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो मैं वादों की बात क्यों करने लगा? कल दरअसल सीआईआई का एक समारोह था। उसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और वो कह रहे थे कि देखिए, दुश्मन को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारे सेना का शौर्य, पराक्रम, जो वीरता है, वो तो दुनिया ने देखी ही है। प्रधानमंत्री भी ताल ठोक रहे हैं। बिहार की रैली में कल उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। भारत की लड़ाई ना रुकी है, ना थमी है। आतंक का फन फिर उठेगा तो बिल से खींच कर कुचलेंगे, चाहे सीमा पार हो या फिर सीमा के अंदर। करारा जवाब देंगे। तो जवाब तो दिया जाएगा। वैसे बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी कब मिलेंगे, इसका भी इंतजार है। लेकिन जब ताल ठोक रहे थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो उनके साथ मंच पर भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे। और बिना लाग लपेट, स्पीकिंग लाइक अ ट्रू सोल्जर, फौजी किसी से नहीं डरता, और सीधा दो टूक उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए कि शौर्य की बात तो कर रहे हैं सेना के, लेकिन सेना से जो वादा करते हैं, खास वायु सेना से, वो वादे कब पूरा करेंगे? और वादे अगर पूरे नहीं करने हैं तो वादा किया क्यों जाता है? करार किए क्यों जाते हैं? हमें जो लड़ाकू विमान मिलने वाले थे वो मिलके दे क्यों नहीं रहे? देश में तो राफेल को लेकर सियासत अलग चल रही है। कितने गिरे, कितने नहीं। कांग्रेस भी अटके हुए रिकॉर्ड की तरह वही गाना लगातार चला रही है, कितने गिरे, कितने गिरे। रेवंत रेड्डी भी उस पर आ गए। बीजेपी भी वही रटा रटाया पलटवार कर रही है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। जवाब वहां नहीं मिल रहा। राफेल पर सियासत तो चल रही है, लेकिन भारतीय सियासत की सबसे बड़ी कमजोरी पिछले कुछ दशकों की, और पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, सब इसमें शामिल हैं, जिम्मेदार हैं। क्या राजनीति इस्तेमाल तो करती है सेना के शौर्य की, लेकिन सेना की जो जरूरत है, असलहों की, विमानों की, साजो सामान की, क्या उन्हें पूरा करने में हम अक्षम हैं? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हो चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। तो आज कुछ हकीकत, कुछ फसाना, उसकी बात होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर, अब उसका गुणगान तो किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, संघर्ष विराम भी हो चुका है, रैलियां भी की जा रही हैं और देशभक्ति का पैमाना भी नापा जा रहा है, तराजू में तोला जा रहा है। कौन बड़ा देशभक्त है? यह राजनीति का आलम है। पर जिस सेना के शौर्य, उनकी वीरता, उनके पराक्रम का हर कोई जिक्र कर रहा है, इसमें एकजुटता है कम से कम देश में, उनकी दरअसल चिंताएं भी हम सुनने को तैयार हैं क्या? या उनके नाम पर वोटों की फसल बदस्तूर काटी जा रही है? बदस्तूर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यह सिर्फ मौजूदा सरकार की बात नहीं, पहले भी जो सरकारें रही, यही खेल होता रहा है। दर्शकों, फौज, उनकी वीरता पर तो हमें कोई शक नहीं है। उनको तो जो मिलता है उसमें वो लड़ने को तैयार होते हैं।
मुझे याद है करगिल का जब युद्ध हुआ ऑपरेशन विजय के दौरान, उस वक्त थल सेना की कमान जनरल वीपी मलिक के हाथ में थी। कुछ सवाल पूछे गए, जी आपके पास साजो सामान को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। वो बोले नथिंग डूइंग, जो है दैट इज इनफ एंड वील गिव अ फिटिंग आंसर टू द एनिमी। और दिए गए। उस वक्त भी खबरें आ रही थी कि भाई सियाचिन पर हमारे फौजी हैं, बर्फीले इलाके में जो है उनके पास ढंग के जूते नहीं हैं। जूते जो उनके पास राइफल्स थी, जो वेपन्स थे, वो पुराने हो गए थे। वो बोफोर्स जिसमें 80 और 90 की पूरी राजनीति खप गई, वो एक एसेट भी साबित हुए थे करगिल में। और बोफोर्स दलाली और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक भी बन गया था, वो तोपें। यह पृष्ठभूमि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही तो की जा रही है और की जानी चाहिए, लेकिन कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीआईए का एक समिट था, उसमें मौजूद थे और उन्होंने दम भरा कि पूरी दुनिया ने देखा कैसे हमने सटीकता के साथ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो हमने पाकिस्तानी एयरबेसों को भी नष्ट कर दिया। सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की रक्षा मंत्री ने। अब मंच पर वायुसेना के चीफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे। एपी सिंह ने कहा कि भाई हां, ऑपरेशन सिंदूर तो सफल है, इसकी हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यह सैन्य उपकरणों की खरीद में जो लगातार देरी होती है वो क्यों हो रही है? आप जब वादा करते हैं तो वो वादा निभाते क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है देश में? और अब नहीं, 10 सालों का उन्होंने जिक्र किया कि कॉन्ट्रैक्ट करार करते वक्त ही पता होता है कि यह पूरा नहीं होगा, फिर भी करार किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जो वादे हम पूरा नहीं कर सकते वो वादे किए ही क्यों जाते हैं? युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत हों, और सेनाओं को मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने मेक इन इंडिया, जो इस सरकार का शगल बन गया है, हर चीज पर मेक इन इंडिया करेंगे, और करना चाहिए। 2015 से कह रहे हैं भाई मेक इन इंडिया होगा, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। क्या हुआ उसका? 2025 आ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान 25% करना था। 2015 में तब 15% था, अब 14% से भी नीचे चला गया है। उल्टी गंगा बहाई जा रही है। और उसी का इशारा भी किया एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। यह बात दरअसल वो फरवरी 2025 में भी कह चुके हैं कि तेजस लड़ाकू विमानों की पहली खेप की डिलीवरी में देरी पर मैं बहुत निराश हूं, क्यों नहीं हो रही। अब थोड़ा सा आपको गणित समझाता हूं, ताकत समझाता हूं भारतीय वायुसेना की। जो भारतीय वायुसेना है इसमें कुल मिलाकर 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। देश का साइज, हमारी दिक्कतें, हमारे पड़ोसी, सबको आंकते हुए कुल स्क्वाड्रन्स कितनी है इस वक्त? फाइटर स्क्वाड्रन्स 30। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान, 2 ट्रेनर विमान, यानी कि 20 विमान होते हैं। तो मोटा मोटा 240 विमानों की कमी है इस वक्त देश में। और इनमें भी बहुत से विमान तो ऐसे हैं वो बाबा आदम के जमाने के हैं। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। फ्लाइंग कॉफिन्स भी मिग को कहने लगे हैं ना, अभी भी हैं। तो वो धीरे धीरे बाहर किए जाएंगे तो और जरूरत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मिग 21, मिग 29 तो पूरी तरह से फेज आउट भी करने हैं। अब यहां पर एक और बयान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का। जुलाई 2024 में उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भरता देश की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती, कि सेल्फ रिलायंट बनेंगे।
अब बढ़िया है जी, तेजस बनने चाहिए, वो बने। 2016 में 2 स्क्वाड्रन भी हैं तेजस की, पर वो तो बेसिक मॉडल है। चाइना 6th जनरेशन के फाइटर विमान बनाने लगा है। राफेल 4.5 ही मान लीजिए, 5 भी 5th जनरेशन नहीं है राफेल। और तेजस तो 4 भी, मतलब थोड़ा सा खींच दोगे पैमाना तो 4th जनरेशन माना जाएगा। ये तो बेस मॉडल हैं। और जो तेजस MK1A जो आने थे, 2010 में पहला करार हुआ, फिर 2021 में हुआ कि 73 विमान और 10 ट्रेनर, यानी कि कुल मिलाकर 83 विमान ये सप्लाई होने थे। 2021 में ये तय हुआ, 2034 तक ये मिलने हैं, 2034, अभी 9 साल बाद। लेकिन इनके लिए जो इंजन है, अब कह रहे हैं आत्मनिर्भर, पर इंजन अमेरिका से आएंगे। GE जनरल इलेक्ट्रिक्स वो देगा, और वो दे नहीं रहा, तो मामला अधर में लटका हुआ है। और दर्शकों, यहां पर मैं बता दूं, मेरी भी ठीक ठाक उम्र हो गई, 50 पार कर चुका हूं मैं। 90 के दशक में जब मैं कॉलेज में था और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, तब हम तेजस के बारे में पढ़ते थे, तब हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते थे, तब हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बारे में पढ़ते थे, जो DRDO या HAL को देने थे। AP सिंह कह रहे हैं, भाई देओगे कब? आत्मनिर्भरता अपनी जगह ठीक है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस। और जब हम राष्ट्रभक्ति का राग अलापते हैं, दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस संसद की कमेटी है, सबसे अहम कमेटी रक्षा पर, जो स्थायी समिति है। 2018 में कहा था कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, हम कहते हैं ना हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, अभी बने नहीं है, अब वो साल के अंत तक अब बताया जा रहा है। तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 3% कम से कम रक्षा बजट होना चाहिए। 2013-14 में ये 2.3% था सकल घरेलू उत्पाद का, और 2025-26 में ये घटकर 1.9% रह गया है। सरकार बताएगी, काला सूट गुलाबी अखबार वाले आपको बताएंगे, अरे इस बार बजट बढ़ा दिया, 13% है पूरे बजट का रक्षा बजट, 6 लाख करोड़ के करीब का, 6,81,000 करोड़ टू बी प्रिसाइज। पर 3% अगर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च किया जाए रक्षा के लिए, और हम तो कह रहे हैं ना कि भाई रक्षा, हम सेना का सम्मान करते हैं, तो वो 10,70,000 करोड़ होना चाहिए। 3 लाख करोड़ कम कर रहे हैं हम। पर इन सवालों से दरअसल किसी को कोई लेना देना नहीं, आपको भी नहीं दर्शकों, जिस जमात का मैं हिस्सा हूं, पत्रकारों को भी नहीं, और राजनेताओं को भी नहीं। राजनीति तो इस वक्त इस बात पर हो रही है कि भाई कितने रफाल गिरे। रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में बने लड़ाकू विमानों ने देश का सम्मान रखा, नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया। अरे भाई थोड़ी तो दिमाग लगाया करो रेवंत रेड्डी। राफेल का सबसे पहले सौदा तो UPA सरकार ने किया था, आप लाना चाह रहे थे। और एक निरंतरता होती है सरकारों की। यही सवाल पूछ पूछ कर असल मुद्दे कहीं गौण किए जा रहे हैं क्या, और सिर्फ लिप सर्विस, जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है क्या सेना के सम्मान के नाम पर? तीखे सवाल है, आज इसी पर चर्चा करूंगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान, सेना की दिक्कतों का कब समाधान, और दुश्मन ने देखी ताकत, वो तो दिखा दी हमने पाकिस्तान को, दुनिया को भी दिखाई। देश में राफेल पर सियासत, यहां पर राजनीतिक नफा नुकसान ही आंका जा रहा है। चर्चा में मेरे साथ 3 वेरी ब्रेव सोल्जर्स, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रिटायर्ड, मेजर जनरल यश मोर रिटायर्ड, एयर वाइस मार्शल राजीव रंजन रिटायर्ड। और ये खरीद फरोख्त के जो मामले हैं, इनको ये देखा करते थे जब एयरफोर्स में थे। डॉक्टर अजय कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं। बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय,
स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे सहयोगी सालों से डिफेंस बीट को कवर करते आए हैं नीरज राजपूत भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और एयर मार्शल राजीव रंजन, दरअसल शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, अब देश में एक खुमारी तो चढ़ी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और होनी चाहिए। यह सेना का शौर्य पराक्रम हमने देखा और वो सिंक्रोनाइजेशन भी हमने होती देखी, पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो वादा करते हो वादा पूरा क्यों नहीं करते। दरअसल ये एक बड़ी समस्या है क्या, जिस समस्या का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता। संदीप जी, आपने एकदम सही सवाल उठाए और आपने जो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें मुद्दे उठाए उसमें से एक दो चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा। कारगिल, उसमें जब टाइगर हिल के ऊपर अटैक हुआ था। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही है एयर मार्शल साहब, आप बोलिए। ओके, राइट। जी, टाइगर हिल के ऊपर जब हमने सोचा था अटैक करने के लिए, उस समय हमारे पास लेज़र गाइडेड बॉम्ब नहीं था, जबकि दुनिया में 10 साल पहले 1991 में एकदम खूबसूरती से यूज़ हुआ था मिडिल ईस्ट में। सो उस समय 10 साल के बाद एयरफोर्स एंड कुछ पायलटों, कुछ इंजीनियर ने मिल करके उस जहाज़ को मॉडिफाई किया और उसको लेज़र गाइडेड बॉम्ब कैरी करने के लिए, अन अटैक के लिए बनाया। 10 साल। दूसरा चीज़ है कि हमारा जो है नंबर है स्क्वाड्रन का, और डिसाइड हुआ था 42 होना चाहिए आफ्टर 1962 वॉर। उस समय इनफैक्ट 60 से ऊपर टाटा कमेटी ने बोला था, बट इवेंचुअली 42 एग्री किया गया था। बट अभी थ्रेट परसेप्शन आपका चेंज हो गया है, सो अभी हमारे 31 है। सो ये नंबर काफ़ी इनएडिक्वेट हैं सर। एंड तीसरा चीज़ आपने बोला आत्मनिर्भरता एंड जो सुरक्षा है, दोनों एक साथ जो होगा कभी कभी नहीं चल सकता है, क्योंकि सुरक्षा कभी प्रायोरिटी लेगा, आपको आत्मनिर्भरता को पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सॉवरेन देश नहीं रहेगा तो आत्मनिर्भरता का कोई मतलब नहीं रखता है। चौथा चीज़ आपने बोला जीडीपी के लिए एंड कैपिटल बजट के लिए, एकदम सही बोला सर। पैसे थोड़े बहुत और चाहिए जिससे कि कैपेबिलिटीज़ जो है, क्योंकि अब जो फ्यूचर वॉर जो होगा, इट विल नॉट बी जस्ट वन फ्रंट। चाइना एंड पाकिस्तान दोनों साथ साथ करेंगे। इस बार भी जब था, चाइना और पाकिस्तान जुड़े हुए थे, पूरा सपोर्ट मिल रहा था चाइना से, और चाइना अपना फोर्स एक्टिवेशन भी कर दिया था, डिप्लॉयमेंट हाइटेंड कर दिया था नॉर्थ ईस्ट में। सो ये सारी चीज़ें रहते हुए भी हमारे को सोचना पड़ेगा हम कैसे करें फौज को। नहीं सर, आप तो सबसे पहला चीज़ है आप तो फौजी हैं सर एयर मार्शल साहब। एक चीज़, और यहाँ पर देखिए मैं मीडिया पर भी टिप्पणी कर रहा हूँ, ये बस कहकर कमतर कभी क्या दुश्मन को आंका जाना चाहिए। आर्ट ऑफ वॉरफेयर तो कहती है ना, हम अपनी मजबूती बनाए रखें, अपनी कमजोरियों को थोड़ा ढांप ले, पर दूसरे की क्या कमजोरी है क्या मजबूती है उसका आकलन तो होना चाहिए ना। अगर हम चीन की बात करते हैं, चीन तो जनरेशन 6 के फाइटर प्लेन्स बनाने लगा है। यहां पर मीडिया ये कह दे चीन के हथियारों को, उनके ड्रोन को, तुर्की को हमने जवाब दे दिया। ये हल्ला काटने से युद्ध का फैसला तय नहीं होता है ना। स्टूडियो वॉरियर्स तो तय नहीं करेंगे। दुनिया भर के युद्धवीर बन गए हैं हमारे देश में। तो चाइना 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, हम अभी 4.5 पर ही है ना सर, गलत तो नहीं कह रहा हूं। एकदम सही आपने फरमाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स जो होता है, कभी कभी सोल्जर अपने टैक्टिक्स एंड अपने स्किल से कभी कभी टेक्नोलॉजी को डिफीट कर देता है, एंड ये हर वक्त नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और अपना पराक्रम भी उसमें उसका होता है, साथ देता है। और ये जो टेक्नोलॉजी हम जो पीछे हैं, अभी तक हम टेक्नोलॉजी फॉलोअर हैं सर। आपकी जो पार्लियामेंट की कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, कैग रिपोर्ट हो गया, पीएससी कमेटी हो गया, सारे हर रिपोर्ट में बोलते हैं कि हमारा स्कीम्स डिले चल रहा है। इनफैक्ट 22 में दिसंबर में जब
कैग का रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने बोला था 70% स्कीम्स डीआरडीओ के डिले चल रहे हैं। सिमिलरली डीपीएसयू के स्कीम थे 70% डिले चल रहे हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर दे देता हूं सर आपकी इजाजत से। एयर मार्शल राजीव रंजन जी, मैं एग्जैक्ट फिगर दर्शकों को, ये देश को बताना जरूरी है। ये सीएजी की रिपोर्ट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैनेजमेंट एंड आउटकम ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट्स इन डीआरडीओ, ये दिसंबर 2024 की रिपोर्ट है दर्शकों। इसमें कैग ने माना कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, जो हम मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, 67% प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, विलंब से चल रहे हैं। एकदम सही आपने फरमाया सर। और जी जारी रखिए प्लीज एयर मार्शल साहब बात अपनी। या जी, सो देयरफॉर अगर हम देखें तो हर जगह हमारा डिले चल रहा है, डीआरडीओ हो या डीपीएसयू हो। इंडस्ट्री जो है आपने खोला था उनके लिए आने के लिए 2001 में, बट राइटफुली इंडस्ट्री हमारी 2014-15 जब आत्मनिर्भरता का जोड़ पड़ा, एफडीआई के नॉर्म्स हुए रिलीज और भी सारे चीज़ हुए, और स्टार्टअप तो अभी जस्ट 3-4 साल पहले आया है। और जो इनोवेशन होता है ये बड़े कंपनीज में एंड डीआरडीओज में एंड डीपीएसयू में कम ही होता है, स्टार्टअप में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास फियर एंड फायर होता है, फियर इन द माइंड एंड फायर इन द आम आदमी को एयर मार्शल साहब अच्छा कुछ करना ये है। डिटेलिंग ये आम आदमी को तो समझ में नहीं आती, पर आम आदमी के सामने जब परोसा जाता है, और जो परोसा जा रहा है कि देखिए आत्मनिर्भरता भारत में बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे, आम आदमी तो ताली बजाएगा ना। और हम क्यों नहीं चाहेंगे कि भारत में बने, पर भारत में बन रहे हैं क्या? तेजस MK-1A भी जो है, इसके इंजन तो बाहर से आएंगे ना, और हम कहते हैं कि तेजस तो हम बना रहे हैं, इंजन तो अमेरिका से आ रहा है ना सर। लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरा राय भी है सर। हाँ। कि सब चीज़ हम अपना एक बार में नहीं बना सकते हैं। हमारा था पहले 30% इंडिजनाइजेशन था, अभी हम अराउंड 60% पहुंच गए हैं। इंजन जब आ जाएगा तो आपके काफ़ी हाई इंडिजनाइजेशन होगा। सो देयरफॉर एक आपको सप्लाई चेन नहीं, में पर जो वर्ल्ड का आत्मनिर्भरता है, के नाम अपना पर खुद सर वो बनाना कब होता है, नौमन उसमें तेल फिट होगा, करना कब होता है। राधा नाचेगी वाला खेल नहीं होना चाहिए ना। आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए, पर साथ ही साथ जो जरूरतें हैं उन्हें एकदम तत्काल प्रभाव से उनको उनकी आपूर्ति होनी चाहिए ना। एकदम सही बोला आपने कि अगर आप अपना जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है जिसमें एयरक्राफ्ट आता है, इंजन आते हैं, सो अगर नहीं बनाते हैं तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है कि आपको खुद बनाना है, दूसरों के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होगा, सप्लाई चेन पे नहीं करना है। आपने बखूबी बताया कि इंजन जो है हमें बनाना है अपना। नहीं, इन इंजन्स के बारे में, तेजस के बारे में सर मैं कॉलेज में था, जब मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तब मैं सुनता था। और ये अभी भी ये दूसरी खेप जो असल एडवांस तेजस की है वो 2034 में आएगी, और मुझे नहीं मालूम जिस तरह से विलंब चल रहे हैं वो 2034 में भी आएगी कि नहीं आएगी। एकदम सही फरमाया आपने, और मैं आपका हम उम्र हूँ, सो इसीलिए मेरे को पता है कि तेजस में कितना डिले है। अभी भी एयरफोर्स का जो रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ प्रोडक्शन का, वो अभी मीट नहीं हुआ है। एम का जो है हमने अभी अप्रूवल जो दिया है और हम बोल रहे हैं कि 35 में इंडक्ट हो गया, ये टाइमलाइन को आपका दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूएस का जो प्रोजेक्ट है इतना टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद भी उनका जो है ऐसे प्रोजेक्ट को 5 साल देते हैं, बट एक्चुअली 8 साल हो गया था, और ये लास्ट 2-3 साल से 11 साल हो गया टाइमलाइन। सो अगर यूएस में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो करके भी ये सब डिले हो रहा है, तो आपको तो टाइमलाइन थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइमलाइन रिव्यू करना होगा, पर इन चीजों के लिए वक्त भी है। इस डिटेलिंग में, इस चर्चा में किसी का इंटरेस्ट, रुचि भी है क्या? जनरल शंकर प्रसाद, असल सवाल तो ये है ना, फौज की आप लोगों की वीरता बहादुरी पर कोई शक शुबा नहीं है हमें, पर वो साजो सामान आपको मिल पा रहे हैं क्या? या देशभक्ति से बस इतना ओतप्रोत रहते हैं, भाई कुछ भी दे दो हम तो वैसे ही लड़ लेंगे। सुनने में अच्छा लगता, पर यह हकीकत कड़वी हो जाती है ना। जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने आज। देखिए, जो आपका सीधा सवाल है
उसका सीधा जवाब जो पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है, वो सवाल आपने उठाए हैं, उनका जवाब सुनना बहुत ज़रूरी है। डिटेल आप सब बता चुके हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये मान के चलिए कि डिफेंस इक्विपमेंट एक बहुत हाई टेक्निकल इक्विपमेंट है, इसमें बहुत R&D की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बड़ी चार्ज मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। सबसे पहला इसमें इन्वॉल्व है गवर्नमेंट रन PSU, प्राइवेट जो हमारी PSUs चल रही हैं वो एक अपनी ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलती हैं। उनका टाइमलाइन का बात हो जाएगी, लेकिन टाइमलाइन नहीं, मतलब बातें आप कर चुके हैं। देखिए, एक जो PSU है वो इट मस्ट रन लाइक ए कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड बी आंसरेबल। यह है कि जी आपने 5 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, उसको आप ये बेकार में बातें मत बनाइए, इसको करके दिखाइए। नहीं करके दिखाएंगे तो यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो देयर हैज़ टू बी एन अकाउंटेबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी, जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी से ये PSU चलती हैं, ये काम नहीं कर पाएंगी। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दी एक्टिविटीज़ ऑफ द PSUs। सेकेंड जो ज़रूरी बात वही है कि DRDO, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि डिफेंस इक्विपमेंट इज़ वेरी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है R&D की। ना PSU R&D इतना कर पाती है, ना DRDO इतना कर पाती है। इसकी वजह यह है कि हम विश्व में जहाँ भी आप देखते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कितना भी आप घी डालें वो कम पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ये मान के चलिए कि भारत के पास इस चीज़ के लिए ब्रेन तो है, करने के लिए व्यक्ति तो हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन, उनको फैसिलिटीज़ देने में बहुत कमी है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज सम्स ऑफ मनी एंड एनर्जी इन डिफेंस। नहीं, पैसों पर ही तो दिक्कत आती है ना। इंजन बनेंगे तभी ये जनरल प्रसाद, सरकार हमें बताती है वो बात तो सुन लीजिए, हाँ, प्लीज जारी रखिए जी। देखिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, आपने काफ़ी आधा घंटा तो ख़त्म हो गया। बहरहाल, तीसरी बात जो ये है कि आप ये मत समझ के चलिए कि भारत में सामान नहीं बन सकता। हमने भारत में सामान बना के दिखा दिया है, ब्रह्मोस मिसाइल दिखा दिए हैं। और एक नागपुर की कंपनी, जिस तरह से मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ पे उन्होंने लॉइटरिंग एमिनेशन के साथ कामाकाजी ड्रोन्स बना के दिखा दिए हैं। तो ये मत समझिए कि काबिलियत नहीं है, इसमें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक बहुत सख्त रणनीति बनानी पड़ेगी फ्रॉम द पीपल हु आर टू बी मेड आंसरेबल। और गवर्नमेंट मस्ट आंसर देम कि ये DRDO ने आपने इतना पैसा दिया, इसकी हमें जरा रिटर्न बताइए। आपने पैसा जो शब्द इस्तेमाल किया जनरल शंकर प्रसाद जी, आपने जो पैसे का कॉन्सिक्वेंसेस मैं बजट पर भी आना चाहूंगा। जो सरकार बता देती है, जो ये इकोनॉमिक पेपर्स भी बता बजट तो ठीक है, नहीं सर, सुन तो लीजिए ना सर, प्लीज मेरा सवाल तो सुनिए। देखिए, बजट के बारे में तो हम कब से बात कर रहे हैं। हाँ। बजट के बारे में तो हम कब से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 1.9% GDP है, जरूरत है 3.2 की। ये तो पिछले 15 साल से चला आ रहा है। हर साल आपने अभी तो बताया फिलहाल 5 मिनट पहले कि डिफेंस का जो लगातार घटते ही चला जा रहा है। तो ये क्यों घट रहा है? और इसमें फिर अग्निवीर जैसी स्कीम्स भी आ जाती हैं, जिसमें दरअसल उसके पीछे फाउंडिंग प्रिंसिपल तो ये था, भाई खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप सेना के पराक्रम के नाम पर देश में राजनीति भी करेंगे, पर पैसे देने में पीछे हट जाएंगे। ये कड़वी बात है, पर पूछनी जरूरी है क्या सर? ये तो आप इसमें पॉलिटिक्स लाना चाहते हैं। देखिए, बात सिंपल है। हमें सरकार को समझना चाहिए, स्पेशली आफ्टर सिंदूर, कि हमारी दुश्मन जो है, हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे हमें नए नए तरीके से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको आधुनिक हथियार चाहिए, जो कि आपको दिखे अभी। उन आधुनिक हथियारों के ज़रिए हमने वर्ल्ड के अंदर एक नई फिलॉसफी, एक नई डॉक्ट्रिन बना के दिखा दी है। तो जब तक कि हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो और ये मत समझिए कि सिंदूर हो गया, सिंदूर ख़त्म हो गया, सिंदूर की फिलॉसफी फाइनल हो गई। ऐसा नहीं होगा। अगला इंसिडेंट कुछ और होगा, उसके लिए रणनीति कुछ और बनेगी, उसके लिए हथियार कुछ और चाहिए। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट। ये मत समझिए कि हमने कर दिया, हो गया ख़त्म काम। तो इसमें डिफेंस बजट की ज़रूरत है, इसमें उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको अकाउंटेबिलिटी, जो पैसा दे रहे हैं उसका तो जवाब देना ही कम। बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। जब वादा किया है तो वादा निभाया गया या नहीं, इसकी भी तो पड़ताल होनी चाहिए ना। जनरल यशमोर। धन्यवाद संदीप। पहली बात तो बड़ा अच्छा आपने
आज ये इस प्रोग्राम लेके आए हैं इस मुद्दे पर। और वी मस्ट थैंक द एयर चीफ। एक्चुअली बहुत सालों के बाद ऐसे ऑफिसर इतने काबिल, इतने फिजिकली फिट और इतने बात कहने वाले बहुत रेयर हो गए हैं। आज के जिस प्रकार का हमारा सिस्टम है, वहाँ बहुत मीक और सबमिसिव होते जा रहे हैं सीनियर लीडरशिप में जब हम पहुंचते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को और ब्यूरोक्रेसी को बताएं, क्योंकि वहां डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस सेक्रेटरी भी बैठे थे वहां जहां उन्होंने ये बात कही है। और आपने तेजस का बात किया, मैं अर्जुन टैंक की तरफ आपकी निगाहें, जब हम मिलिट्री स्कूल में गए थे तब सुन रहे थे कि अर्जुन टैंक बनेगा, और 70 का दशक निकल गया, 80 का दशक निकल गया, 90 के दशक में टैंक आने शुरू हुए, और आज मुश्किल से हमारे पास 2 रेजिमेंट टैंक की हैं। और क्या हालत है उस टैंक की, हमको अच्छा है, बट हम मास में हमने फिर T90 इंपोर्ट करना पड़ा हमारे को। अब लाइट टैंक की बात हो रही है, हमारे पास चाइना के खिलाफ हमारे लाइट टैंक नहीं थे, अब बनाए जा रहे हैं। जबकि हम 10-15 साल पहले कह रहे थे कि इतना माउंटेनियस रीजन जिस देश के पास हो, हमारे पास लाइट टैंक ही नहीं था हमारा। वी डिडंट हैव अ लाइट टैंक। ध्रुव हेलीकॉप्टर 330 हेलीकॉप्टर संदीप हमें ग्राउंड करने पड़े, क्योंकि उसके लैंडिंग गियर में या कहीं प्रॉब्लम थी, 2-3 एक्सीडेंट हो गए थे। ये तो ऑप सिंदूर के बाद आर्मी के लिए उन्होंने कहा ठीक है देखी जाएगी, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं इन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं थे, हम चीता और चेतक उड़ा रहे थे जो 60 और 70 की टेक्नोलॉजी थी, और देश के ऊपर ऐसी विपदा आ गई। नहीं, इसमें एक चीज और तो मैं जोड़ना चाहूंगा जनरल मोर, आपकी इजाजत से। देखिए, जब कोई फौजी देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे हम शहीद कहते हैं, देश पूरा सम्मान देता है। पर बहुत से फौजियों की मौत, और मैं यहां खास एयरफोर्स पायलट्स की बात करना चाहूंगा, जो ये फ्लाइंग कॉफिन्स हम मिग्स को कहने लगे, कितने मतलब यंग पायलट्स, फाइटर पायलट्स, उनकी जिंदगी चली गई क्योंकि ये पुराने होते जा रहे हैं। आप जानते हैं जिस स्कूल से मैं आता हूं, उस स्कूल में मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स जो एयरफोर्स में गए, न जाने कितने जान गंवा चुके हैं, उनका कभी जिक्र नहीं होता। एक छोटी सी खबर आकर बात खत्म हो जाती है, पर वो भी तो इन्हीं बातों से जुड़े हुए हैं ना, जो वादे किए जाते हैं, जो लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो नहीं है। वो संदीप आपने बात सही की, लेकिन हमारे मीडिया के पास वक्त का ये बातें जिक्र करने का टीवी के ऊपर। हमारे देश के मानस पर, हमारी पार्लियामेंट में कब डिबेट इस चीज के ऊपर होती है? हमारे देश की मतलब जनता फौजी को मर कब गया इस तो चीज मर पर गया, debate- हो गया, एयरक्राफ्ट वो ही इजेक्टेड optics से सेफली, संदीप, इवैक्यूएटेड सेफली, बस ज्यादा इतना आ optics जाएगा पे या ही जोर है। डाइड। एग्जैक्टली कितने हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, आप सोचो कि एक छोटी सी चीज है, अभी एयर वाइस मार्शल भी यहाँ पर थे आप, हमारे पास फ्रेंच है, हमारे पास रशियन है, हमारे पास अमेरिकन है, हमारे पास ब्रिटिश है, और कुछ जहाज ब्राजील वगैरह के भी हैं। 5-6 देशों की जहाज की इन्वेंट्री लेके आप एयरफोर्स चला रहे हो। आप हर एक का रेडियो कम्युनिकेशन अलग है, मेंटेनेंस अलग है, हर एक का ऑप्टिक्स अलग है, हर एक का इंजन अलग है। अब कितनी दुविधा की बात है, 31 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स, 5 या 6 किस्म के अलग अलग देशों का इक्विपमेंट हमारे पास, फाइटिंग इक्विपमेंट हमारे पास है, और ट्रांसपोर्ट नहीं, यहाँ पर तो फौज पर जब जो खर्च किया जाता है, फिर वो बताने वाले, फिर मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, काला सूट गुलाबी अखबार वाले, फौज पे इतना खर्च क्यों? अग्निवीर योजना ही वो इसलिए आई कि ज्यादा पैसा खर्च ना हो। OROP इतने सालों तक क्यों अटकी रही? पर फौजियों की जब कोई ऑपरेशन सिंदूर आएगा, तब पराक्रम की वीर गाथाएं गढ़ी जाएंगी और राजनीतिक फायदा उठाया जाएगा, तब सबको राष्ट्रभक्ति याद आ जाती है, फौजी भी याद आ जाते हैं। और आप देखिए जरा, 84 में सियाचिन हुआ, 99 में कारगिल हुआ, 2020 में 20 में गलवान हुआ, और 2000 उसके बाद आप देखो पुलवामा हुआ, और अब पहलगाम हो रहा है। हर 5-6 साल के बाद हमारे ऊपर एक बड़ी विपदा आती है, और फिर हम जो है इन मुद्दों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर पूरी के पूरा जो है देशभक्ति में, और उसके अंदर वो पूरा इशू जो है बस दबके रह जाता है। देशभक्ति क्या में लेफ्टिनेंट वो देशभक्ति की चादर ओढ़कर हम सारी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। नीरज, दरअसल क्या ये हो रहा है? इतने सालों से आप डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस फोर्सेस को कवर कर रहे हैं,
बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग तो लगातार सुनते आए हैं कि अगर आपको युद्ध को टालना है तो युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा, और युद्ध की तैयारी कैसे होगी वो आप देख ही रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बता ही दिया है। ये तो सिर्फ एपी सिंह ने, जो एयर चीफ मार्शल हैं, अपनी वायुसेना के बारे में बताया। जनरल मोर ने भी बताया कि अर्जुन टैंक के बारे में। आप ये देखिए कि जो INS विक्रांत था, जिसको अभी तैनात किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आज रक्षा मंत्री भी वहाँ थे। हाँ, आज क्या बयान उस दिया पर है तैनात उन्होंने। करने के लिए हमारे पास कोई मरीन फाइटर जेट है इस वक्त? हमने जो तैनात किया MiG-29 के, वो हमारे विक्रमादित्य, जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो हमने 2013 में लिया था रशिया से, उसके हमने लिए, उसमें से कुछ हमने उस पर तैनात कर दिए, तब जाके नहीं, हमने पर ये उसको बातें ऑपरेशन मीडिया तैनात तो ये बताता घूम रहा था ना। देखिए, वो चीन के जो हथियार थे, उनके ड्रोन्स थे, उनके वेपन्स थे, या तुर्की ने भेजे, वो तो फुस निकले, वो सुतली बम थे। और हमारा देखिए हमने क्या बम बम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक मेक बिलीव वर्ल्ड भी होता है ना, उसमें जीने लग गए हैं क्या? कुछ जो ताकत है, ब्रह्मोस की ताकत है, हम बिल्कुल मानेंगे, और हम तो और मजबूत करना चाहेंगे ना देश को। बिल्कुल, इसीलिए। और जब अब ये देखिए, आप जब पहलगाम नरसंहार हुआ, हमला हुआ, उसके 6 दिन बाद जो है, हम लोग ने INS विक्रांत के लिए रफाल मरीन का जो हमने डील की है, फ्रांस के साथ की है, जो हमें 26 मिलने वाले हैं। तो आप देखिए कि जब पहलगाम नरसंहार हो गया, उसके बाद आप ये डील कर रहे हैं। जब आपने 2022 में ही उसको हमने तैयार कर लिया था बना के, उसकी कमीशनिंग भी हो गई थी, वायुसेना नौसेना में हो गई थी। तो उससे पहले जब हम, और पिछले 10 साल से बनता हुआ आ रहा था, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि हम उस पर तैनात करने के लिए हम कोई ऐसा फाइटर जेट लें, चाहे रफाल ही लें, मरीन वर्जन उसका कोई भी लें, लें, लेकिन हाँ। उसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं हम लोगों ने की? जब हम बना रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, 20,000 करोड़ नहीं, का बनाया उसमें भी एक और परेशानी क्या होती है। मैं आपसे राजनीतिक पहलू वाले राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा, पर अब ये रेवंत रेड्डी जो कह रहे हैं ना कि तेलंगाना में बने लड़ाकू विमानों ने देश के सम्मान को बनाए रखा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया। अरे भाई, कुछ तो थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हो? 2012 से ये डील तो यूपीए के टाइम पे शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें तो एक निरंतरता होती है ना। क्या राजनीति की बलि चढ़ जाता है सेना का डिमांड प्रपोजल्स भी, कि मांगा कुछ जाता है, उस पर तैयारी भी होती है, फिर आ जाती है राजनीति और वो सब कुछ मटियामेट कर देती है, डीरेल कर देती है। बिल्कुल संदीप जी, ये जो रफाल की जो डील है, ये 2004-05 से चलती हुई आ रही थी, 2009-10 में हो भी गई थी। वो तो मतलब अमली जामा 2012 में, इसलिए कह रहा हूं, पूरा खींच दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद कह दिया, क्योंकि उस वक्त जो थी 126 की जरूरत थी, 126 रफाल और फाइटर आए की जरूरत थी। 36 हैं, सिर्फ 36 आए। तो उसमें भी कहा गया कि पैसा नहीं है, कहा गया था कि पैसा नहीं है इतनी ज्यादा फाइटर जेट खरीदने के लिए। फिर एक निकाला गया रास्ता कि 36 ले लेते हैं डायरेक्ट, बाकी बाद में देखे जाएंगे। अब वायुसेना के सामने दिक्कत तो है ही है। बिल्कुल सही कहा एयर वाइस मार्शल ने कि जब ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाइना ने अपनी बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी बॉर्डर एरियाज में। वो इसीलिए थी क्योंकि टू फ्रंट वॉर जो है रियलिटी है, आपकी शतुर्मुर्ग बन के काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। शतुर्मुर्ग नहीं हम बन सकते। पर यहां पर सौरभ मालवीय सेना के पुरुषार्थ की, उनकी बहादुरी की तस्वीर तो दुनिया के सामने और देश के सामने आप भी पेश कर रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं। पर ये सेना जो सवाल उठा रही है, भाई वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, जायज सवाल पूछे जा रहे हैं। वादा कम से कम फौज से जो करती है, कोई भी सरकार करे, पूरा करना चाहिए ना। देखिए संदीप जी, सरकार हमेशा इस पक्ष में होती है कि रक्षा बजट बढ़ाई जाए, जो वादा करें उसे पूरा करें। ये सरकार की प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकताएं होती हैं। और इस बात को मैं आपसे कहते हुए बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि एनडीए सरकार ने पिछले बजट, यानी पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में, और उस पूर्ववर्ती सरकारों को तो छोड़ देते हैं, ऐसे 3 हम अनुपूरक बजट को देख लें तो 3 गुना बढ़ोतरी की है, ये केवल एनडीए सरकार ने की। और लेकिन आपका सवाल वाजिब है, 3 गुना बढ़ोतरी की। देखिए, साइज बढ़ता है अर्थव्यवस्था का, आप उसमें घालमेल कर जाते हैं। जो सकल घरेलू, सुनिए ना, सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% डिफेंस बजट था 2013-14 में, अब वो 1.9% रह गया। बढ़ा कि घटा रियल टर्म्स में? नहीं संदीप जी, ये तो सरकार की प्रायोरिटी के आधार पर होता है। अनुपूरक बजट 2526 में लगभग 7 लाख करोड़ का बजट दिया, 6,81,000 करोड़ पिछले बजट के 8.9 से अधिक था। तो ये बजट सरकार की तरफ ज्यादा रहता है। और एक और बात जोड़ देता हूं,
मैं एक बात आपकी जोड़ देता हूं कि इसमें कोई डिस्कोर्स करने की और बहस करने की जरूरत नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी होती है कि गुंजाइश बराबर रहती है, हम सेना को जितना मतलब दे सकते सेना से हैं बहादुरी की उम्मीद हम बनाए रखते हैं और वो तो बहादुर हैं ही, पर उनको आप कोई युद्ध में किसी को भेज दें, दूसरे के पास AK-47 है और आपको 303 की राइफल पकड़ा दी जाए मैं और फिर यही- कहें इसी आप बात- बहादुर हैं। मैं इसी बात पर आ रहा था, इसी बात पर आ रहा था संदीप जी। पहली बात, एनडीए सरकार ने पहली बार दुनिया के सामने, विश्व में यह सिद्ध कर दिया कि मेक इन इंडिया से भारत की सेना के मनोबल कितना प्रबल है। और नहीं, ये भी मनोबल दिखा इतना दिया- प्रबल है, एक बार फिर से, मैं शायद आपने सुना नहीं, नहीं, आप फरवरी में ही बेंगलुरु में एरो शो था, तो वहां पर क्या बोले थे वायुसेना अध्यक्ष की, तेजस विमानों की पहली खेप की डिलीवरी में देरी से मैं निराश हूं। और आत्मनिर्भरता की जो आपने बात की, तो एयर मार्शल थे उस वक्त AP सिंह जी, इन्होंने कहा आत्मनिर्भरता देश की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। आप बस ये आत्मनिर्भरता का नारा बुलंद किए जाइए, सेना नहीं। शहादत देती रहे। संदीप जी, मार्शल AP सिंह ने आज भी, यानी जो आज का बयान है उस बयान को भी जरा देखें तो क्या कह रहे हैं कि सामरिक स्थिति मजबूत होने से हम युद्ध जीतते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो जब सामरिक स्थिति मजबूत करने के पक्ष में बात हो रही है, यह तो बड़ी अच्छी बात है भाई, सरकार इसके तो लिए काम मजबूत कर हो रही है वो, मतलब सरकार 2010 इसके लिए में काम कर रही है। तेजस का करार हुआ था, करार का जिक्र किया ना, कि करार का पता होते हुए भी कि ये पूरा नहीं होगा, करार कर लिए जाते हैं। वो 2010 वाला 2021 में फिर से करार हुआ है, अब 2034 की तारीख है। संदीप जी, सुधार की गुंजाइश बराबर बनी अच्छा, रहती है और सेना सुधार, के चलिए, संदर्भ कम से कम आपने इतना तो माना कि सुधार की गुंजाइश है, पर सुधार की गुंजाइश में राजनीति पर विराम कब लगेगा डॉक्टर अजय कुमार? अब आपके मुख्यमंत्री गिनवा रहे हैं, तेलंगाना में बड़े लड़ाकू विमानों ने देश का सम्मान बचा दिया, मोदी जी जो रफाल लाए थे उनको पाकिस्तान ने मार गिराया, आपकी सुई कहीं और ही अटकी हुई है। देखिए संदीप जी, पहली बात क्या है, पिछले 11 साल में इस सरकार से प्रेस के, आप जैसे पत्रकार या कोई भी पत्रकार सवाल नहीं कर सकता है। पूरे 24/7 जो सरकार तय करती है, अधिकतर टीवी चैनल में डिबेट। अच्छा, मैं विपक्ष से ही सवाल कर रहा हूं, ये पूरा अभी तक किससे सवाल किए? प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक मिनट, लेट मी कंप्लीट सर। हमारा कहना है, जैसे डिफेंस के सीनियर वरिष्ठ जनरल साहब और वाइस मार्शल साहब सब लोग ने बताया कि बहुत सारी कमियां हैं, वो अपने जगह पर है। जब तक हम सरकार से 11 साल में, आप बताइएगा कि ये जैसे अग्निवीर के बारे में कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये सचमुच में सरकार के हित में है क्या, ये सेना के हित में है कि नहीं? सभी लोग कहते हैं कि हित में नहीं है। सब कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है 30-40% जो है कैपेसिटी के माइनस कैपेसिटी पर चल रही है। 11 साल से तो सवाल करते तो ये जवाब देते। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने पहले से ही कहा था कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, क्लोज डोर बुलाइए, बता दीजिएगा आप तो कि ये जो है सवाल सब थोड़ा देश के उठा जो रहे है हैं, आप तो senior सवाल leaders उठा रहे हैं विपक्ष को कितने रफाल confidence गिर में गए। लीजिए। हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे पहले। शुरू कीजिएगा कि पहलगाम के टेररिस्ट के साथ क्या हुआ, डिफेंस के जो है, डिफेंस पर खर्चा क्यों आपने कम कर दिया। हम तो लगातार सवाल कर रहे हैं सरकार से। रफाल के डील के बारे में आपको याद है कि रफाल के डील के बारे में हमने कितने बार सवाल किए। 126 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, आपने सिर्फ जो है 38 के जो सप्लाई करवाए। ये राजनीतिक तो आप प्रतिशोध बताइएगा भी कि था जो ना। राहुल गांधी जी एक ने चीज- रफाल के एक बारे में जो चीज, पूछा, डॉक्टर अजय, जो ईमानदारी की बात क्या ये है कि प्रतिशोध था, आप बदला ले रहे थे राफेल पर सवाल पूछकर कि बोफोर्स के बारे में सवाल पूछे गए थे राजीव गांधी से, और इन्हीं के चलते सेना इज द अल्टीमेट लूजर। बोफोर्स गन अटकी रही, वो करगिल में कितनी फायदेमंद साबित हुई वो बाद में पता लगा। राफेल ये अटके रहे, आप पहले खुद लेकर आ रहे थे, 136 लेकर आ रहे थे, अब ये लेकर आए तो आप सवाल पूछने लगे। नुकसान किसका होता है? भारतीय सेना का ना। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए पहले। रफाल एयरक्राफ्ट के बारे में कोई जो है किसी को संशय नहीं है उसके काबिलता पर। ये एयरफोर्स की डिसीजन है, हम उस पर नहीं कर रहे थे। हम कर रहे थे कि ये सौदा पर जो 126 के एयरक्राफ्ट, 126
126 के ऊपर 126 एयरक्राफ्ट को जो खरीदने का जो करार हम कर रहे थे, मोदी जी ने जो दाम पर उन्होंने जो 1600 करोड़ के आसपास पर एयरक्राफ्ट का जो दाम उन्होंने तय किया, उस पर हमारा सवाल था। देश को चाहिए थी 126 से ऊपर राफेल एयरक्राफ्ट की, मोदी जी ले आए 38 तुरंत करार करके। तो सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल राफेल एयरक्राफ्ट पर नहीं है, सवाल है कि आपने पूरा 126 राफेल एयरक्राफ्ट का व्यवस्था क्यों नहीं किया, पहला सवाल। और ये तो आप 3 पूछ गुना रहे जो हैं। है दाम पर आपने क्यों खरीदा, ये वाजिब है कि नहीं? क्या नहीं, ये तो आप पूछ रहे हैं, आप ये संदीप पूछ जी, रहे हैं सुनाई नहीं कितने, दिया, क्या बोल ये रहे हैं? आप तो दरअसल ये पूछ रहे हैं ना, राहुल गांधी ने सिलसिला शुरू किया कि कितने राफेल हमारे गिरे। नहीं, पहले आपको याद होगा राफेल सौदा पर जब राहुल गांधी जी ने सवाल किया था, वो तो 5 याद साल है, पहले, आज 6 अभी साल आज पहले। की बात करते हैं याद ना कीजिए संदीप जी। डॉक्टर साहब। करेक्ट, वो वाजिब है। और नहीं, वो सवाल ठीक था ना, आज के डेट पर आप मानोगे कि वो सवाल सही सवाल था कि आपको जो देश को 126 से ऊपर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, 30% या 40% कम जो क्षमता पर एयरफोर्स की स्थिति है। ये सवाल तो ठीक था ना संदीप जी। अब मेरे दूसरा यहाँ सवाल कहने क्या से है? आपको अगर तसल्ली होती हो, संदीप की आवाज सवाल नहीं आ तो रही है। दरअसल ये है डॉक्टर अजय कुमार, सवाल यहां पर ये है कि इस वक्त ये पूछना कितने राफेल गिरे, आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सवाल तो ज्यादा जरूरी दरअसल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उठाया है। मैं तो सौरभ जी से यही पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी जो है देश के हित में जो आपसे सवाल करते हैं, तो आप अजीब अजीब टिप्पणी करते हैं, पाकिस्तान सवाल करते हैं। जो एयर चीफ मार्शल ने जो सवाल उठाए थे, वो तो देश के हित में ही बोल रहे हैं ना। हम देश भी के हित में, बल्कि हमारे ठीक है, हमारे एक दर्शक थे, अभी उनका सवाल भी लगाइएगा पीसीआर। एक दर्शक का सवाल आया था विनोद भाई कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे या ना दे सरकार, भाई कितने राफेल गिरे, क्या हुआ, मध्यस्थता किसने कराई, क्यों कराई, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट कैसे कर दिया, मत दीजिए। पर अगर एयर चीफ मार्शल सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब तो देना चाहिए ना सरकार को। उसका जवाब भी देना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्यों एयर चीफ मार्शल ने अगर सवाल उठाया है, और पहली बार नहीं उठाया है, ये दूसरी तीसरी बार उन्होंने बात कही है। और याद करिए इसके यहां पर जो बात एक और उभरकर सामने आई कि वो सिर्फ एयर चीफ मार्शल वहां मौजूद नहीं थे, मंच पर रक्षा मंत्री थे, रक्षा सचिव भी थे। मैं यही कह रहा हूँ, एयर चीफ मार्शल ने तो वायुसेना को लेकर सवाल उठाया। याद कीजिए जब जनरल विक्रम सिंह जनरल थे, चीफ थे, तो चिट्ठी लिखी थी सरकार को उन्होंने कि गोला बारूद ही नहीं है हमारे पास 1 महीने की लड़ाई का। जनरल मोर यहाँ पर बैठे हुए जानते होंगे। देखिए, रक्षा पर राजनीति में थोड़ा इस पर आऊंगा, क्योंकि मैं वही सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने जो बात कही उस सब हम लोग जानते हैं, उससे हम लोग सब सहमत हैं उनकी बातों से। रक्षा पर राजनीति शुरू हुई दरअसल बोफोर्स के जमाने से, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी जेब से पर्ची निकाल रहे थे। और उसके बाद हुआ ये है कि जो हमारी आत्मनिर्भरता को एक तरफ किनारे रख दीजिए, जो हमारे सौदे होते हैं उनमें हर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कतराने लगे फाइल आगे बढ़ाने में, साइन करने में, क्योंकि उनके बच्चे तो वहां फौज में है नहीं, नेताओं के बच्चे तो फौज में जाते नहीं, शहादत वो देते नहीं। राजनीति करनी होती है तो वो राजनीतिक अपना नफा नुकसान देखने लगेंगे और फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगेंगे। जब असल बात आएगी शहीदों के, फिर घर भी जाएंगे। एंटोनी साहब के टाइम में बैठे हुए हैं नीरज कि राफेल की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन एंटोनी साहब डर गए, उसको आगे बढ़ाने, लिख दिया कि अगली गवर्नमेंट तय करे। फाइल पे लिख के उन्होंने उसको हाथ झाड़ लिए, पल्ले झाड़ लिए, क्योंकि वो जो बोफोर्स का डर था कि अरे कहीं काजल की कोठरी में हम घुस गए और दाग न लग जाए, वो हिम्मत आज भी जो है सरकारों में बड़ी, वो मोदी जी की वो दाग तो लगेंगे ही। राजनीति ऐसे हो गई है, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स है ना। आप बाहर हो तो आप वो सवाल उठाने लगोगे जो कदम आप खुद उठाने जा रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, वो कदम तो उठाने जा रहे थे, अब वो 126 बनाम 36 हो गया। हाँ, मैं तो कहूंगा कि चलिए मोदी जी ने एक झटके में 36 राफेल लाने का फैसला किया, कम से कम कुछ तो आए। नहीं, पर कम से कम कुछ तो आए भी। ये फौज पे ही क्यों लागू होगा? नहीं, फौज पे लागू नहीं होना चाहिए। और एक बात बताऊं संदीप, हमारे देश में आज तक कोई मुकम्मल रक्षा नीति नहीं बनी है। डिफेंस पॉलिसी, वार डॉक्ट्रिन, ये तो सब करते रहते हैं। गुजरात डॉक्ट्रिन बन गया, मोदी जी का डॉक्ट्रिन आ गया, अटल जी का डॉक्ट्रिन। एक मुकम्मल रक्षा नीति जो कंटिन्यूटी में हो, सरकारें बदलती रहें, लेकिन रक्षा डिफेंस पॉलिसी हमारी जो है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। डिफेंस पॉलिसी में सवाल तो अभी जिस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, भाई एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सरकार कह रही है। कोई भी आतंकी घटना को हम युद्ध मानेंगे। तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और आग्रह करने लगा और हम उसकी बात मान गए।
फिर ये कैसे मान गए आप? संघर्ष विराम कैसे हो गया? ये सवाल तो हम आप पिछले कई दिनों से और सभी लोग उठा रहे हैं कि भाई हमने हाफिज सईद को क्यों नहीं मांगा, हमने जो आतंक के सरगना है ये सब तो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन मैं इसी पर मुद्दे पर रहूंगा जो एपी सिंह ने सवाल उठाया, जो उन्होंने एयर मार्शल ने। अगर एक मुकम्मल डिफेंस पॉलिसी हो, देखिए अमेरिका में सरकारें बदलती हैं, कभी डेमोक्रेट्स कभी रिपब्लिकन आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी डिफेंस पॉलिसी चेंज नहीं होती। एग्जैक्टली उनका वार डॉक्ट्रिन चेंज नहीं होता। हाँ। वो और उनके जो रिसर्च हैं और उनके जो सारी चीजें हैं उन पर कोई कहीं असर नहीं पड़ता। वो बुश प्रेसिडेंट हो, और क्लिंटन नहीं हो। सिर्फ आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए भाई, वो तो आइडियल सिचुएशन है ना। कौन नहीं चाहेगा कि देश आत्मनिर्भर हो? बिल्कुल। पर आत्मनिर्भरता का चोगा ओढ़कर आप बाकी चीजों को स्टॉल करते फिरें या गतिरोधक बन जाएं, अवरोधक बन जाएं, वो कितना जायज है? नहीं, आत्मनिर्भरता आपकी साथ साथ चलेगी। आपकी जो जरूरत है, जैसा कि जनरल मोर भी कह रहे हैं या अभी और हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, जनरल साहब ने, वाइस एयर मार्शल साहब ने, कि जो जरूरत है वो तो मंगाते रहिए, उसके बाद साथ साथ आप उसको पैरेलल एक आत्मनिर्भरता का भी काम करते रहिए। लेकिन खाली आत्मनिर्भरता के चक्कर में आप बाहर से मंगाना ही बंद कर दें, वो भी ठीक नहीं है। ये हमारे दर्शक हैं सौरभ श्रीवास्तव, आज इनका ही कमेंट में लास्ट कमेंट की तरह आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक बात में एक लाइन, गाजियाबाद वासी हैं, 1 मिनट आप जोड़ दीजिएगा। एयरफोर्स चीफ ने सरकार को आईना दिखाया, आत्मनिर्भरता की हकीकत और रक्षा खरीद सिर्फ फाइलों में ही नहीं अटकनी चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत लालफी ताशाही की तरफ इशारा किया है। एक सेंटेंस है, हमारे एक एडिटर थे एसपी सिंह साहब, वो कहते थे कि सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी इज डेंजरस देन इनकॉम्पिटेंसी। ये आत्ममुग्धता जो है ना, और जो कि हमने तो दांत खट्टे कर दिए, जीत गए जी, ऑपरेशन और उनका तो कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के हम सराहना फौज की करते हैं, उनकी बहादुरी करते रहे, बिल्कुल रहे। लेकिन अपनी जो कमियां हैं रही हैं, कमियां हमारी भी रही, कमियां उनकी भी रही। पाकिस्तान तो देख रहा होगा कि उसकी कमियां कहां वो तैयारी कर रहा होगा। तो हमें जो हमारी जो कमियां हैं, कमजोरी है, जहां हमें और मजबूती दिखानी है, उस ओर भी कदम उठाने होंगे। कॉम्प्लिसेंसी नहीं सेट इन करनी चाहिए। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।